टोयोटा गाड़ी में बैठना, सफेद कलर की गाड़ी में बैठना, बेहद चर्चा हो रही है इसकी। क्या लगता है ये कार राइट डिप्लोमेसी क्या है? तो ये पूरा चीन के हाथ में नहीं चला जाना चाहिए, नंबर 1। और दूसरा ये था कि अमेरिका के साथ जो हमारे ट्रबल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए सिग्नलिंग थोड़ा इम्पोर्टेंट था। जापान और रूस का अभी भी विश्व युद्ध 2 चल रहा है। आपको पता है विश्व युद्ध 2 उधर खत्म नहीं हुआ है। तो सबसे ज़्यादा हैरानी फ्रांस से हो रही है, क्योंकि फ्रांस का एक बहुत सिंपल सा, भारत के साथ एक बहुत सिंपल सा पॉलिसी था कि उनका जो राजदूत है वो हमारे से बस मीठी मीठी बात करेगा। यही लोग आसिम मुनीर और पाकिस्तानियों को चुम्मा चुम्मी करते रहते हैं, झपिया पपिया करते रहते हैं, हग डग करते रहते हैं। नेहरू के ज़माने में बहुत ये कृष्णा मेनन टाइप जो होते थे, बहुत नौटंकी करते थे। कृष्णा मेनन बहुत वेस्ट को लेक्चर देते थे कि भाई ये उसी टाइप का हुआ ना कि अंबानी के अंतिल्ला के बाहर भिखारी बैठा हुआ है, गुस्सा तो आ रहा है पर मुंह नहीं खोल रहे हैं। बदल गया ना भारत, कृष्णा मेनन से लेकर एस जयशंकर तक। जो आप कह रहे नॉक करते थे, एस जयशंकर बोलते हैं कि यूरोप को लगता है कि समस्याएं जो उनकी वो दुनिया की हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नेहरू ने बहुत कोशिश की थी सोवियत संघ और चीन को तोड़ने के लिए। नेहरू को ये था कि भाई मैं तो अंग्रेज हूँ, तुम कॉलोनियल नेटिव हो, अमेरिकन लोग, तुम अंग्रेजी भी ठीक से बोल नहीं पाते हो, स्पेलिंग भी तुम ठीक से, जो डिफेंस हम सी से लिखते हैं आप एस से लिखते हैं, ये nya करके बोलते हैं करके। ही यूज्ड टू हैव कंटेम्प्ट फॉर अमेरिकन्स। वो अपने आप को माउंटबैटन के वारिस समझते थे, क्वीन एलिजाबेथ के चाचा समझते थे। स्किल्ड लोग होते हैं, उनकी पहली चॉइस इंडिया में वेस्टर्न कंट्रीज ज्यादा रहती हैं। वैसे रशिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत अच्छा है। मोदी जी अगर आप देखेंगे वो कभी भी वो नेशनल इंटरेस्ट को भूले नहीं। क्या उन्होंने किया है, वो जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं किया है। तुम्हारी संसद का भी इतना तुम कदर नहीं करते हो जितना तुम वो 20 छिचोरों का, गोरे छिचोरों का करते हो। इस पूरी मीटिंग के बाद अगर हम जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में भारत की स्थिति को देखें तो क्या संदेश पूरा जाता है? नमस्कार, 5 जने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज टू द पॉइंट बात करेंगे कि रशिया और इंडिया यानी पुतिन और मोदी की ये जो 24 घंटे की मुलाकात रही, जिसमें 3 बार मोदी पुतिन से मिले, 19 समझौते हुए, 21 तोपों की जो सलामी दी गई, उस तोप की गूंज जियोपॉलिटिक्स में किस तरह से गूंज रही है, इस मुलाकात के मायने क्या हैं, टाइमिंग के क्या मायने हैं, और इसके बाद अमेरिका और चाइना, इनके क्या रिएक्शन हो सकते हैं, इस सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है अभिजीत अय्यर मित्रा। अभिजीत जी, जियो पॉलिटिक्स पे बात करने के लिए आपसे बेहतर इस समय कोई नहीं होगा, क्योंकि जो मुलाकात हुई है, हम लगातार पिछले 48 घंटे से, यानी पुतिन के आने के पहले से लेकर और उनके जाने तक बहुत सारी बातें हो गई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मुलाकात की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके मायने क्या हैं, और शुरुआत जो हुई है, जिसे हम कह सकते हैं कार राइड डिप्लोमेसी, वहाँ से जो हवाएं चलनी शुरू हुई हैं खबरों की, वो जाने तक जो है पुतिन के, और इंतज़ार तक लगे नहीं ट्रंप के कि कुछ कहेंगे ना, वहाँ से कोई आवाज़ आई और यहाँ सारा हंगामा भी हो गया। सबसे पहले क्या ज़रूरत थी इस मुलाकात की? देखिए, ज़रूरत तो बहुत सख्त थी, क्योंकि जब से ये यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, ये जो समिट था ये हर साल हुए जा रहा है पिछले लगभग 20 साल के करीब। एक साल भारतीय प्रधानमंत्री रूस जाते हैं और दूसरे साल रूसी राष्ट्रपति हिंदुस्तान आते हैं। बट जब से ये यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है वो नहीं आए हैं, और वो समिट का वो रिदम टूट गया है। इसमें सबसे ज़्यादा ये डर था कि रास्ते में जब वो प्लेन आ रहा होगा, किसी ने कोई एक्सीडेंटली ऑन पर्पस कुछ करना दिया था। बट वो ये भी इमेज नहीं दिखाना चाहते थे कि युद्ध के टाइम उनके राष्ट्रपति कहीं बाहर जा रहे हैं करके। बट इस बार हमारा बहुत इंटरेस्ट था कि ये समिट हो और पुतिन इधर आए, क्योंकि 2 चीज़ें हैं इसमें। पहले रूस और चाइना काफ़ी निकटतम हो रहे हैं, क्योंकि जितना रशिया को आइसोलेट किया गया है वेस्ट में, वो पूरा का पूरा चीन के बाहों में नहीं चला जाना चाहिए। ये वो पिक्चर की तरह है ना, एक घर वाली बाहर वाली, उस टाइप का सिनेरियो है। एंड पूरा चीन के हाथ में नहीं चला जाना चाहिए, नंबर 1। और दूसरा ये था कि अमेरिका के साथ जो हमारे ट्रबल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं,
उसके लिए सिग्नलिंग थोड़ा इम्पोर्टेंट था, टैरिफ ट्रबल्स, क्योंकि पिछली बार जब चाइना समिट में उन्होंने हाथ मिलाया था और गाड़ी में राइड किया था, ट्रम्प का तो पूरा ट्रूथ सोशल पे मेल्ट डाउन हो गया था। 3-4 पता नहीं ट्वीट्स, ट्वीट नहीं कहते, ट्रूथ्स डाले थे उस पर। इस बार उनको मेरे को लगता है क्या हुआ कि मेलेनिया ट्रम्प ने उनको जूते के लेस से बांध के कुर्सी पे बांध के रखा, भाई तू हाथ नहीं चलाएगा तो कोई ट्वीट नहीं कर मारेगा। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको भी दिखाना है कि भाई रूस आइसोलेटेड नहीं, तो रूस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि भाई हम आइसोलेटेड नहीं हैं, हमारे दोस्त जो है वो हमारे साथ कायम हैं। और हमको भी दिखाना था कि भाई देख, तू हमको डिक्टेट नहीं कर सकता कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी करके। बिकॉज आप सही बोल रहे हैं, जब बाइडन जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने यही अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि हमने रूस को आइसोलेट कर दिया है। तो ये संदेश यहाँ पर साफ साफ गया, क्योंकि आप एससीओ के समिट की जो बात कर रहे हैं जहाँ पे मेल्टडाउन हो गया था ट्रम्प का, इस बार जो एक कॉमन चीज़ दोनों में देखने को मिली, जो मैं बात कर रही थी, कार राइड डिप्लोमेसी। वहाँ पे पुतिन के साथ गाड़ी में उनका करीब आधे घंटे तक वो बैठे थे। यहाँ पर मोदी जी जो प्रोटोकॉल तोड़कर, हालांकि पहली बार नहीं हुआ, पहले भी गए, लेकिन गए एक ये विश्वास का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता दिखाने के लिए गले मिले। टोयोटा गाड़ी में बैठना, सफ़ेद कलर की गाड़ी में बैठना, बेहद चर्चा हो रही है इसकी। क्या लगता है ये कार राइड डिप्लोमेसी क्या है? तो ये एक्चुअली चीन के लिए किया गया है, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि उधर उनको क्यों पुतिन के ऑरियस गाड़ी में बैठना था, क्योंकि चीनी हर चीज़ में बहुत टैपिंग बगिंग करते हैं। तो उनको कोई विश्वास नहीं था कि अगर वो होटल रूम में किसी भी कमरे में बैठेंगे, चीनी उसको बगिंग, उस कमरे को बग नहीं कर देंगे। आपको पता है जो अमेरिकन एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया था, और जो अमेरिकन एम्बेसी, पुराना अमेरिकन एम्बेसी जो बीजिंग में था, उसमें उनको इमेजिन ऑस्ट्रेलिया में चीनियों ने उसके अंदर फाइबर ऑप्टिक वायर डाल के, और फाइबर ऑप्टिक वायर का क्या होता है पता है, कि आप उसको, अगर आप वो मेटल डिटेक्टर, बग डिटेक्टर भी चलाएंगे, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। रिपेयर के टाइम उन्होंने देखा कि भाई ये क्या फाइबर ऑप्टिक वायर है, और फिर उनको पता चला कि चीनियों ने, क्योंकि चीनी को वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उन्हें फाइबर ऑप्टिक वायर लगाए थे। सो इसी वजह से कोई विश्वास नहीं है कि वो कैसे सुन रहे हैं करके। तो वो उस गाड़ी में पुतिन का गाड़ी तो सिक्योर टेरिटरी है, उसमें चीनी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए वो उसमें बैठ के आधे घंटे, उन्होंने आधा 1 घंटा चर्चा किया। अब चीनियों को बताना था कि भाई नहीं, हम आप पे विश्वास करते हैं, ऐसे भी नहीं है विश्वास नहीं करते हैं, तो वी आर जस्ट मेकिंग इट, हम एक नया परंपरा शुरू कर रहे हैं जहाँ हम गाड़ी में एक साथ बैठ के चलेंगे। अच्छा, ये इसलिए ये किया गया। और यहाँ जो टोयोटा गाड़ी की बात हो रही थी, ये भी जो मीडिया में जिस तरह की चर्चाएं जो चल रही हैं, क्योंकि कयास ही लगाए जा सकते हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये संदेश एक तरह से अमेरिका को भी देने की कोशिश है, इशारा देने की, कि और यूरोपीय कंट्रीज, बेसिकली वेस्ट को ये संदेश देना कि रूस के राष्ट्रपति आए हैं, जापान की गाड़ी है, भारत में बनी है, आत्मनिर्भर भारत, दूसरी तरफ जापान। तो जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी एकता को लेकर भी, और दूसरी तरफ ये जो जर्मन मेड कार्स हैं या ब्रिटिश कार्स हैं, उनको लेकर भी एक इशारा था कि यहाँ पर जो है वेस्ट का जो आपका दबदबा है, अब थोड़ा सा यहाँ एकता होने की, करने की आवश्यकता है, ऐसा कुछ इशारा है। देखिए, इस हर चीज़ में कोई ना कोई इशारा, अगर आप ढूंढते रहेंगे ना, बहुत सारे आपको ये मिलेंगे। इशारा है या वाकई में ये जानबूझ के किया जाता है? मेरे को नहीं लगता है जानबूझ के किया गया है। मेन चीज़ होगा, क्योंकि जो लैंड रोवर है, प्रधानमंत्री 2 गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, BMW एक और एक है लैंड रोवर। अगर आप देखेंगे दिल्ली में अगर कभी भी बारिश हुआ, आप जहाँ वो सीपी में एक पुल है ना, जहाँ हम हर बारिश के मौसम में बस पूरा मिल्टो ब्रिज, जिसके नीचे बस फंस गया है, एक हमारे उधर वो एम्स के बाहर भी एक ब्रिज है जहाँ थोड़ा नीचे जाता है। आप देखिए जब बारिश का मौसम होता है, उसमें सबसे ज़्यादा BMW और ये जैगवार रेंज रोवर ही फंस जाते हैं। तो लो फ्लोरिंग ही नहीं, बहुत अनरिलायबल गाड़ी है, उन पे इतना सारा इंजीनियरिंग किया गया है। देखिए, जब आपका नॉर्मल साड़ी होता है कहीं अटकता नहीं है, पर साड़ी में इतना सारा अगर सेक्विन लगा के ये किया गया है, थोड़ा सा भी कहीं से भी एक छोटा सा कील भी निकलेगा, उसमें अटक के फिर फट जाएगा ना। तो इतना ओवर इंजीनियरिंग करते हैं, वो अनरिलायबल है। तो एक रिलायबिलिटी की बात है, बट अगर जानबूझ के किया गया है,
बोल नहीं सकते हैं, पर अगर जानबूझ के किया गया है, मेरे को नहीं लगता है जानबूझ के किया गया है, क्योंकि जापान भी इतना ही कठोर है रशिया पे। टेक्निकली अगर आप देखेंगे, जापान और रूस का अभी भी विश्व युद्ध 2 चल रहा है। आपको पता है विश्व युद्ध 2 उधर खत्म नहीं हुआ है। जापान और रूस ने अभी तक शांति की घोषणा नहीं की है 70 साल से। ऐसा सीज फायर नहीं हुआ है उनके बीच में? सीज फायर है, पर शांति की घोषणा नहीं हुई ओके। और उसमें भी क्या है कि वो मानते हैं, क्योंकि रूस जापान के जो सबसे बड़ा जो द्वीप है होक्काइडो, जो सबसे उत्तरी द्वीप है, उसके ठीक 20 किलोमीटर दूर उनका एक द्वीप है। यानी कि रूसी ट्रूप्स किसी भी टाइम आ सकते हैं, तो बहुत उधर सबसे ज़्यादा तनाव है। तो मैं ये नहीं मानूंगा कि वो मैसेज था, शायद था, पर जो बदतमीजी जो 3 राजदूतों ने किया। हाँ, ये 3 राजदूतों ने जो लेटर लिखे हैं, ये इसके पीछे क्या आपको लगता है कि इस मौके पे ये लिखना, ये क्या संदेश देगा? देखिए, इसमें ना अब पहले आप 3 राजदूतों को देख लीजिए। जो जर्मन राजदूत हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है कि जर्मनी का जो उन्होंने विश्व युद्ध 2 में किया था, उसके वजह से जो भी उनको बोलता है ना, बहू करके भौंकेंगे रेणुका जी की तरह, तो भी वो अच्छा बेटा ठीक है कर लो करके बोल देंगे। उनको ना वो ना बोलने की क्षमता नहीं उसमें, तो अगर उनको किसी ने ज़बरदस्ती किया, वो चले जाते हैं उसमें। फ्रांस जो है, मेरे को सबसे ज़्यादा हैरानी फ्रांस से हो रही है, क्योंकि फ्रांस का एक बहुत सिंपल सा, भारत के साथ एक बहुत सिंपल सा पॉलिसी था कि उनका जो राजदूत है वो हमारे से बस मीठी मीठी बात करेगा, और बस जो बायलैटरल है, बायलैटरल को हिंदी में क्या कहते हैं? द्विपक्षीय जो बात है, बस वही करेंगे। किसी भी तीसरे देश के बारे में बात नहीं करेंगे। और जो ये ईयू करता है ना, जो भी उनको मीठी नहीं है, जो कड़वा करेला खिलाना पड़ता है, वो जो ईयू एम्बेसडर, ईयू के राजदूत हैं दिल्ली से, उनसे करवाते हैं। जैसे कि कई साल ना, वो हर साल ईयू क्या करता है, हमारे को सबक सिखाता है, आप कैसे मृत्यु दंड देते हैं, ये मानव अधिकार के खिलाफ है। तो कोई भी एम्बेसडर आके हमारे से ये नहीं बोलता है। ईयू का जो एम्बेसडर है वो आके चुपचाप से, और उधर भी एक छोटे से अकाउंटेंट या सीए जो उनके ऑफिस में काम कर रहा होता है, उसको ले आके बहुत आराम से 2 मिनट के लिए पढ़वा देते हैं कि भाई देखो, हमारे जो यूरोप का जो संसद है उसने बोला है हमको करना है, हम करेंगे करके। तो फ्रांस को ये करना मेरे को बहुत हैरानी लग रही है। पर सब लोग बोलते हैं कि ये जो नए राजदूत हैं, ये पिछले राजदूतों की तरह, जो पिछले राजदूत थे, स्पेशली जो ऋषिये थे, वो अपने ही डिप्लोमेसी में ना बहुत ये अमिताभ बच्चन रैंक के लोग थे। ये कोई वो सेकंड रेट एक्टर के रैंक के राजदूत हैं, शायद इनकी पर्सनल ये कुछ है। जो लिंडी कैमरन है, जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर है, इन्होंने पहले कभी भी कहीं भी इन्होंने राजदूत का ये नहीं निभाया है रोल। पहली बार इनको ये पहली बार दिया गया है। तो ये एक डोमेन एक्सपर्ट हैं, इनको क्या डिप्लोमेसी के बारे में कुछ पता है, पता नहीं है। वैसे लोग बोलते हैं वो वैसे भी ज़्यादा, क्या कहते हैं, ज़्यादा दिमागशाली नहीं है, विवेकशील थोड़ा। हाँ, विवेकशील, थोड़ा विवेकशील तो छोड़िए, थोड़ी अल्प बुद्धि है। अच्छा। तो इसी वजह से शायद उन्होंने ये किया, पर जो भी किया बहुत बदतमीजी थी। हाँ जी। आप एक तीसरे देश में देखिए, अगर आपके पड़ोसी आपके दुश्मन से कुछ नाता रख रहे हैं, आप जाके उनको नहीं बोल सकते कि आपने क्यों अपने घर पे बुलाया। आप बस ये बोल सकते हैं कि मेरे घर में मत ले आओ, मेरे पार्किंग में उनके गाड़ी के लिए जगह नहीं है। जो उनके घर में हो रहा है आप कैसे बोल सकते हैं? अब बदतमीजी की भी एक हद होती है। अब देखते हैं क्या होता है। पर ये जो डिप्लोमेट्स हैं, इन्होंने अगर ये चिट्ठी लिखी है, तो उनके देश को, मतलब राष्ट्राध्यक्षों को भी तो पता ही होगा ना किस तरह की चिट्ठी लिख रहे हैं। नॉट नेसेसरली, क्योंकि इन देशों में ना क्या होता है कि राजदूतों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता है कि आप जो करना चाहते हैं। वैसे हमारे राजदूतों को भी वैसे बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलता है, तो वो जो करना चाहते हैं कर सकते हैं प्रीटी मच। यानी उनका कॉल हो सकता है। उनका कॉल हो सकता है। तो इन तीनों ने मिलकर कोई कॉफ़ी या बियर के ऊपर निर्णय लिया होगा। शायद मेरे को लगता है कि वो विस्की थोड़ा बहुत ज़्यादा पी लिया होगा तीनों ने, और इसी विस्की के नशे में थोड़ा ये कर दिया। हाँ, देखा नहीं, अपना हो सकता है अपनी एक पहचान बनाने के चक्कर में भी, क्योंकि ये भी है ना कि ईयू इस मुलाकात से या पुतिन की इस यात्रा से नाराज है, ये तो साफ है। तो एक अपनी छाप छोड़ने के लिए भी ये किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। बाकी आप बता सकते हैं, क्योंकि ईयू की अगर हम बात करें,
सारा वेस्ट जो है इस मुलाकात को कैसे देखता है? क्योंकि इस समय जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से रशिया को और पुतिन को तो तानाशाह बता दिया गया है और कई जगह यही बोला गया कि कई हत्यारे की तरह उन्हें पेश किया जाता है। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये इस पूरी मुलाकात को कैसे देखेंगे और जो रेड कारपेट वेलकम भारत ने किया है उसके बाद भारत को लेकर उनकी क्या राय होगी? अब देखिए, भारत का उनका विचार बदलने वाला नहीं है। यही लोग आसिम मुनीर और पाकिस्तानियों को चुम्मा चुम्मी करते रहते हैं, झपिया पपिया करते रहते हैं, हग डग करते रहते हैं। तो बॉस, जब आप वो सब आसिम मुनीर के साथ कर सकते हो, हम भी पुतिन के साथ कर सकते हैं। ये ना, ये द्विमुखी बात करना ना, ढोंगी बात, ये इधर चलेगा नहीं। नंबर 1। नंबर 2 पर यूरोप मैंने देखा है एक ऐसा एक कॉन्टिनेंट है, वो ना अपने सब बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, एनलाइटनमेंट, ये सब क्रिटिकल थिंकिंग उधर से चला गया है। उधर जब सरकारें कुछ बोलती है ना, सब उसको एकदम सच मान के चलते हैं उधर। सरकार बोलेगा हाँ हाँ ये पुतिन एक्चुअली में वेताल है, विक्रम और वेताल के कहानी में असली वेताल पुतिन था, वो खून चूसता है, ये चूसता है, सब लोग मानेंगे उधर। यहूदियों का भी सबसे ज़्यादा यूरोप में हुआ था ना। सब हिटलर पे ब्लेम डालते हैं, पर जो हिटलर ने किया था वो पहले फ्रांस में हो चुका था, चेक रिपब्लिक में हो चुका था, इटली में पोग्रोम जिसे कहते थे, रूस में हो चुका था, ब्रिटेन में तो बहुत सारे होते थे। सब यहूदियों को इकट्ठा करके मारते रहते थे। हर 30-50 साल कोई ना कोई पोस्टर्स लगते थे, बहुत बड़े पोस्टर्स लगते थे, तो मारते रहते थे ऐसे। इनका जो एक झुंड, जो जब इनका झुंड बन जाता है ना, ये कोई क्रिटिकल थिंकिंग कर नहीं पाते हैं। बट अच्छी बात क्या है कि इंडिविजुअली किसी ने मुंह नहीं खोला इसके बारे में। गुस्से में तो हैं, पर हमने भी बहुत चुपचाप से, देखिए हम ना आजकल ये नेहरू के ज़माने बहुत ये कृष्णा मेनन टाइप जो होते थे, बहुत नौटंकी करते थे, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते थे, क्योंकि इन दिनों पे तो हम कंगाल थे। अब बहुत शक्तिशाली देश बन गए हैं, पर उन दिनों में तो एकदम कंगाल थे, सबसे भीख मांग रहे थे कि भाई खाना दे दो। वो जब तक ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुआ तब तक तो वी वर लिविंग, टर्म था शिप टू माउथ, क्योंकि फॉरेन जहाज़ें आती थीं चावल गेहूं लेके, तो जहाज़ से लेके मुंह तक हम जी रहे थे। ठीक, आजकल तो वो नहीं है। तो कृष्णा मेनन बहुत वेस्ट को लेक्चर देते थे कि भाई ये उसी टाइप का हुआ ना कि अंबानी के अंतिल्ला के बाहर भिखारी बैठा हुआ है और नीता भाभी का वो रोल्स रॉयस निकला हुआ है, और भिखारी जाके वो, ए नीता भाभी इन्वेस्टमेंट एडवाइस हमारे से ले नीता भाभी, जो कृष्णा मेनन करता था ना, ये वही कृष्णा मेनन और ये अंतिल्ला के बाहर जो भिखारी बैठा है, कोई फर्क नहीं था उसमें। यहाँ इस बार हम बहुत चुपचाप से बोलते हैं, क्योंकि जो असली पावर होता है इट कम्स फ्रॉम साइलेंस। एग्जैक्टली। हमने बोल दिया है कि भाई हमने तुम्हारा भी ढोंग देख लिया है, और तुम हमारे रूस के साथ जो संबंध है उससे तो तुम्हारी तो बहुत ही बेनिफिट हो रही है। उन्हीं का पेट्रोल लेके रिफाइन करके हम तुमको बेच रहे हैं, जिसके वजह से तुम्हारे देश चल रहे हैं, नहीं तो फिर तुम्हारा इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया होता। तो वो भी वो समझते हैं, तो हमारे पे दबाव। पहले जब वो युद्ध शुरू हुआ था 2022 में, फरवरी 2022 में शुरू हुआ था, जुलाई अगस्त तक काफ़ी दबाव डाला गया। उसके बाद उन सबको पता चल गया कि भाई हिंदुस्तान तो पुराना हिंदुस्तान ना रहा, वो कुछ नहीं करने वाला है, हमको जो करना है हम कर लेंगे, और तब से हम पे दबाव नहीं है। तो गुस्सा तो आ रहा है, पर मुंह नहीं खोल रहे हैं। बदल गया ना भारत, कृष्णा मेनन से लेकर एस जयशंकर तक। जो आप कह रहे नॉक करते थे, एस जयशंकर बोलते हैं कि यूरोप को लगता है कि समस्याएं जो उनकी वो दुनिया की हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मुंह पे बोल के आने वाला। ये तस्वीर बदली है। तो ये बहुत बड़ी तस्वीर बदली है, और वो हम पे आर्म ट्विस्टिंग भी नहीं कर सकता है। अगर आप किसिंजर का ये बायोग्राफी पढ़ोगे, हर बार जब युद्ध होता था, जब हमारा और चीन का युद्ध हुआ था, इनफैक्ट अमेरिका से हमको काफ़ी सारा एड मिला था। उस एड का एक कंडीशन था कि हम ज़बरदस्ती पाकिस्तान के साथ कश्मीर पे बैठक करें। अब कोई हमको बोलेगा ना,
बोलेगा तो छोड़ो, चुपचाप बोलना ही छोड़ो, बोलने की हिम्मत भी नहीं रखते हैं कि तुम बैठ के पाकिस्तान से बात करो। तो अच्छी बात है। अच्छा, एक और चीज़ जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, आपने भी इंतज़ार किया होगा, हमने भी किया था कि ट्रम्प क्या ट्वीट करते, क्या ट्रुथ है, क्या लिखते हैं, क्योंकि पिछले बार बुरी तरह से बौखलाए थे और इस बार तो अरे गले मिलते हुए और अपनी गाड़ी में बिठाकर और 3-3 बार आप मुलाकात कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन कोई भी आवाज़ वहाँ से नहीं आई। एक चीज़ और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग हुई है कि उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अमेरिका के लिए क्वाड, अचानक से उनको क्वाड की याद आ गई। वो अमेरिका जो आसिम मुनीर को घर पे बुला के चाय पिला रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसे अचानक से क्वाड की याद क्यों आ जाती है कि वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखिए, ये तो हमारे, तो देखिए जो हमारा जो इंटरेस्ट है वो 70 साल से बदला नहीं है, पर जिस किस्म से हम उस इंटरेस्ट को अप्रोच करते हैं, कृष्णा मेनन का भौंकना पर मोदी का एकदम चुप रहना, उसमें बहुत बदलाव आया है। तो इस बार ये क्वाड के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, वो हमको याद दिला रहे हैं कि भाई उस तरफ जा रहे हो, भाई घर वाली बाहर वाली की तरह कि हमारा भी एक हमारा भी है, हमारी भी टीम है, भूलो मत, ठीक है ना। पर हम भूले नहीं हैं, क्योंकि देखिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चीन को, हम 70 साल से हमारा, बस जब से हम स्वतंत्र हुए हैं, हमारा एक ही पॉलिसी रहा है कि एशिया में कोई भी दो बड़े पावर एकजुट नहीं होनी चाहिए। चीन और रूस कभी भी एकजुट नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए नेहरू ने बहुत कोशिश की थी सोवियत संघ और चीन को तोड़ने के लिए। सफल तो हुए पर विफल भी हुए, क्योंकि उनका डिप्लोमेसी इतना फाइन नहीं था। मोदी वही डिप्लोमेसी बहुत ही रिफाइंड तरीके से कर रहे हैं कि हम चीन के साथ भी अपना रिश्ता रखेंगे, रूस के साथ भी रिश्ता रखेंगे, उन दोनों को कभी भी किसी भी हालत में एकजुट नहीं होने दिया जाएगा। अब देखिए, ये मैं समझता हूं, अब पहले क्या होता था, जो कृष्णा मेनन और नेहरू थे, वो कभी भी ये अमेरिकन लोगों को समझा नहीं पाए कि भाई तुम्हारा भी वही इंटरेस्ट है, हमारा भी इंटरेस्ट है कि रूस और चीन को कभी भी एकजुट नहीं होना चाहिए। तो हम जो कर रहे हैं उनके साथ, ये तुम्हारे भलाई के लिए भी है, हमारे भलाई के लिए भी है। क्योंकि उनको इतना ये होता था ना, नेहरू को ये था कि भाई मैं तो अंग्रेज़ हूँ, तुम कॉलोनियल नेटिव हो, अमेरिकन लोग, तुम अंग्रेज़ी भी ठीक से बोल नहीं पाते हो, स्पेलिंग भी तुम ठीक से, जो डिफेंस हम सी से लिखते हैं, आप एस से लिखते हैं, ये या करके बोलते हैं करके, ही यूज्ड टू हैव कंटेम्प्ट फॉर अमेरिकन्स। वो अपने आप को माउंटबैटन के वारिस समझते थे, क्वीन एलिजाबेथ के चाचा समझते थे। वो हमारा जो एटीट्यूड है, वो अहंकार जो है, और किस चीज का अहंकार, भाई कंगाल होके अहंकार, वही अंतिल्ला अंबानी एग्जाम्पल, वो चला गया है। बहुत प्रोफेशनल है आजकल हमारा डिप्लोमेसी, और हमने अमेरिकन को साफ साफ बता दिए, भाई रूस और चीन का एकजुट होना तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है, हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो ठीक है, तुमको डर लग रहा है, ठीक है, जैसे कि अगर देखिए, अगर पागल कुत्ता इधर स्टूडियो में आ गया, ठीक है, आपको बचाने के लिए मेरे को पता नहीं ये गिलास को तोड़ के उसका ये करके उसको धमकाना पड़ेगा उस पागल कुत्ते को। आप डर रही होंगी कि भाई देखो ये हुडी पहन के आया, शायद कोई रॉबर है, मेरे को भी मार डालेगा, तो मेरे को आपको भी थोड़ा सा आश्वासन देना पड़ेगा। ठीक है, हो गया, इट्स फाइन, वी आर मैनेजिंग आवर डिप्लोमेसी वेरी वेल। एग्जैक्टली काफ़ी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं। वहीं अगर हम बात करते थे ट्रंप की, जब हम बात कर रहे थे, एक और चीज़ जिस पे सबकी निगाहें हैं वो ये है कि इस मुलाकात के बाद जो टैरिफ है वो बढ़ेगा या घटेगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अभी डील बहुत, ट्रंप ने खुद बोला है कि अब अग्रीमेंट में ज़्यादा समय बचा नहीं है, बहुत 1-2 महीने में हो जाएगा। एक और चीज़ हुई है कि हमने 19 समझौते किए हैं, ट्रेड से रिलेटेड ज़्यादातर हैं, शिप बिल्डिंग, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन कहीं भी डिफेंस डील का कोई जिक्र नहीं आया। अगर कोई डिफेंस डील हुई होती तो शायद अमेरिका की तरफ से आपको लगता है रिएक्शन डेफिनेटली आता ही आता? बिल्कुल नहीं हुआ होता, क्योंकि देखिए जब ट्रंप ने भारत और रूस का संबंध के बारे में उसको एक कारण बता के हमारे पे टैरिफ लगाया, उन्होंने कभी भी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस परचेस के बारे में मुंह नहीं खोला था। उन्होंने बस ये बोला था कि भाई उनसे तेल क्यों खरीदते हो,
हम भी तेल रख रहे हैं, हमसे तेल खरीदो, तो हम नहीं खरीद रहे उनसे तेल। जैसे ही तेल का दाम ठीक हो गया कि देखिए जब रूस से तेल आता है उसका दाम कम होता है, जब अमेरिका से आता है उसको पूरा जो पैसिफिक महासागर लाने है में पूरा जो है खर्चा ज्यादा होता है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती तो है। उसकी कीमत बढ़ जाती है। पर अगर तेल का दाम इतना कम हो गया कि वो भी अब फीजिबल है तो हम तो लेंगे ही। तो दाम भी कम हो गया था और फीजिबिलिटी भी बड़ी थी और बोला हमने ठीक है हम तुम्हारे से भी खरीदेंगे। डिप्लोमेसी की जो हम बात कर रहे हैं अभिजीत, जैसा अगर हम देखें भारत के लिए अमेरिका के साथ भी ट्रेड चल रहा है, रशिया के साथ भी है, चाइना के साथ भी है। ये जो मुलाकात हुई है इसमें पूरी वेस्ट कंट्रीज अगर देखा जाए तो रूस के खिलाफ खड़ी हुई हैं लगातार यूक्रेन युद्ध के समय से। ऐसे में अपनी डिप्लोमेसी को देखते हुए भारत का रूस और अमेरिका इनको साधना या पूरी वेस्ट कंट्रीज को, जैसे ईयू की नाराज़गी हम बात कर रहे हैं, भारत की डिप्लोमेसी इसमें क्या रहेगी? किस तरह से इन सबको साथ लेके और साथ में अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ना है? पर हमने तो कभी छोड़ा भी नहीं है। उसका असर होगा? उसका तो अब असर देखिए, अगर असर होना था वो 2022 में ही हो जाता। उसके बाद ना ये कोई देखिए वो खुद आजकल अमेरिका ट्रम्प खुद सोच रहा है कि भाई ये ज़ेलेंस्की तो मेरे फालतू का बंदा है, इसको कैसे मैं निचोड़ के इस्तेमाल करके फेंक सकूं। नहीं, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के पास भेजे थे ना अपने अपने दामाद को भेजा था और दामाद को, स्टीव विटकॉफ को भेजा वो आ था। गए क्या था, वो तो सुन ही नहीं रहा, तो कह रहे थे कि वापस ज़ेलेंस्की के पास जाएंगे कि तुम ही सुन लो। और आपने देखा ज़ेलेंस्की कितना जालिम हुआ व्हाइट हाउस में जाके। तो ठीक है, जलील हुआ, नॉट जालिम हुआ, जलील हुआ। सॉरी, ये जालिम तो ट्रम्प हुए थे। तो हाँ, जुल्म करने वाला जालिम होता है, करेक्ट। तो हाँ, सो जो होना था वो हो गया। अब देखिए, अब जो ये यूक्रेन का जो यूरोप और अमेरिका का जो गुस्सा है हमारे पे, रूस पे सैंक्शंस ना लगाना, रूस के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध मेंटेन करना, ये बस टॉकिंग पॉइंट है। कई लोग क्या होता है ना कि 1 घंटे का स्पीच देना पड़ता है, आपने स्पीच 40 मिनट में ख़त्म कर दिया, तो आप बाकी 20 मिनट क्या आप बोलेंगे? हाँ देखिए ये लाइट कितना सुंदर है, ये लाइट सफ़ेद है, देखिए ये कांच ट्रांसपेरेंट है, इससे दिखाई देता है, ये चश्मा देखिए, ये चश्मे बदूर जब मैं पहनता हूँ मैं कितना अच्छा लगता हूँ। वो बाकी का 20 मिनट जो फिल करना पड़ता है, अच्छा, वो फिलर होता है, फिलर है, बेसिकली फिलर है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझौते में हुई है कि भारत के स्किल्ड लोगों को वहाँ पर हायर किया जाएगा रशिया में, और दूसरी तरफ 1 महीने का वीज़ा फ्री किया गया है। इसको आप इन हालातों में, जब रशिया इस समय युद्ध में झोंका हुआ है पूरी तरह से, पिछले 4 साल से जो हालात हैं, इसको किस तरह से देखेंगे हम? देखिए ये जो स्किल्स हैं ये हमेशा से रशिया को ज़रूरत है। बात क्या हुई अब कि वो कई दिनों से ना उनका वीज़ा पे हमेशा थोड़ा सा वीज़ा करके वो लोगों को अलाउ नहीं करना चाहते, क्योंकि जब भी वेस्ट से वीज़ा फ्री लोग जाते थे ना, वो ये एनजीओ वाला काम करके अपने आप को बदनाम करते थे। अब जो हमारे बीच में जो पॉलिटिकल ट्रस्ट इतना घनिष्ठ हुआ है इन पिछले 4-5 सालों में कि वीज़ा फ्री भी कर दिया गया है। एंड यू नो टेक्निकली रूस इज़ अ वेरी रिच कंट्री इफ़ यू लुक एट इट। सो ये पहला इतना अमीर देश है जिसमें हमारा वीज़ा फ्री एग्रीमेंट हुआ है। वैसे पहले सिंगापुर यूएई से भी है। अगर आपका वो फॉरवर्ड टिकट है ना, अगर आप तो दिखाएंगे कि आपका टिकट अमेरिका तक का है, तो 3-4 दिन आपको सिंगापुर में बिना वीज़ा के रहने देते हैं, थिंग्स लाइक दैट। हांगकॉन्ग में वो कोरिया में एक आइलैंड है जहाँ आप वीज़ा फ्री जा सकते हैं, हॉलीडे आइलैंड, हॉलीडे एंड बिजनेस आइलैंड। तो ये ठीक है, बट मैं नहीं मानता हूँ कि हमारे इतने स्किल्ड लोग उधर जाएंगे, क्योंकि स्किल्ड लोगों के लिए जो इंडस्ट्री चाहिए रूस में वो इंडस्ट्री नहीं है। वो एक कमोडिटीज़ बेस्ड इकोनॉमी है, यानी कि धरती से जो निकाल सकते हैं, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, हीरा, थिंग्स लाइक दैट। प्रोसेसिंग का उतना ये नहीं है, तो इसमें भाई माइनर्स तो नहीं जाने वाले हैं, उनके पास इंडस्ट्री तो कुछ नहीं है। तो आई डोंट थिंक, ठीक है, अच्छा एग्रीमेंट है। वैसे भी जो स्किल्ड लोग होते हैं उनकी पहली चॉइस इंडिया में वेस्टर्न कंट्रीज ज़्यादा रहती हैं। हाँ, वैसे रशिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको इतना मसाला वाला खाना नहीं मिलेगा, बट उधर के आलू टमाटर बहुत टेस्टी होते हैं।
अगर अच्छा। हाँ, मैं तो चौंक गया था जब पहली बार मैंने। आजकल तो हमारे टमाटर में कहाँ टेस्ट बचा है। आप ये हाइब्रिड वाले हैं। हाइब्रिड वाले, हाँ। पर आप देसी टमाटर भी खरीदो ना, हम्म, उसमें टेस्ट ही नहीं आता है। जो हम बच्चे थे भाई, कोई भी तरी में एक टमाटर डालो ना, उसमें अच्छा सा खटास आता था। अब नहीं अब आता 10 है। टमाटर डालोगे तब भी खटास नहीं आएगा। हाँ, हाँ। पर रूस में मैंने टमाटर टेस्ट किया, मैंने भाई वाह, ये तो मेरे बचपना का टमाटर का याद आ गया। उनके आलू भी बस उबाल के नमक डाल के खाओगे ना, बहुत टेस्टी होता है। अच्छा। हाँ, लेकिन हमारे देश का इंटरेस्ट तो वहाँ तेल में भी है उनके। तेल में भी है। हाँ, तो मैं यही पूछ रही थी कि जो हमने इतना तेल परचेज किया पिछले हम्म, 37% के आसपास का है, वो थोड़ा इन दिनों टैरिफ के बाद थोड़ा कम तो हुआ है। हम्म। खरीद हमने कम की है। क्या खरीद, भारत एक्सप्लोर करेगा और भी जगह? देखिए खरीद हमने कम की है क्योंकि रूस के तेल का दाम थोड़ा बढ़ा है। अच्छा। है ना। जब तक देखिए हम ओपन मार्केट पे खरीदते हैं, ये हरदीपुरी ने पता नहीं कितने बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोला है कि भाई हम वहाँ से खरीदेंगे जहाँ हमको टोटल कॉस्ट सबसे कम होगा। अब अमेरिका का कॉस्ट कम हो गया है थोड़ा, यानी कि वो शिपिंग का कॉस्ट इज़ मैनेजेबल, तो हम आपसे खरीदेंगे। रूस का थोड़ा बढ़ गया है, इसीलिए थोड़ा कम हो गया है। ये बाद में अगर उल्टा हो जाएगा वो भी चेंज हो जाएगा, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। कुल मिला के ये कि भारत ने ये तय किया है कि हम अपनी शर्तों पर चलेंगे, और आज Exactly. भारत इस स्थिति में है कि किसी भी वेस्टर्न कंट्री का दबाव भारत के ऊपर नहीं चल सकता। बिल्कुल। और ये जो मुलाकात हमने देखी है रशिया के पुतिन के साथ, अभी मोदी जी की जो हुई है, भारत और रशिया की जो मुलाकात है, ये साफ साफ ये कहती है कि दुनिया में आपका परसेप्शन कुछ होगा, लेकिन हमारे जो हित हैं और हमारे जो दोस्त हैं वो हम अपने हिसाब से तय करेंगे, आपके हिसाब से तय नहीं करेंगे। बिल्कुल। इस पूरी मीटिंग के बाद अगर हम जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में भारत की स्थिति को देखें तो क्या संदेश पूरा जाता है? देखिए संदेश ये जाता है कि हम सबके साथ शांति चाहते हैं। हम चीन के साथ भी, जो भी हुआ था चीन के साथ, हमने कितने जल्दी से अपने ब्रिजेस फिर से दोस्ती तो नहीं कहूँगा, हाँ, पर न्यूट्रल, हाँ, हाँ। एक किस्म से न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखी है। हमने ये यूक्रेन के साथ भी जाके हम जपिया पपिया कर सकते हैं, रूस के साथ भी हम जाके कितने लोग कर सकते हैं। चीन के राष्ट्रपति तो यूक्रेन में नहीं जाके झपिया पपिया कर सकते हैं ना। वैसे शी जिनपिंग के साथ तो कोई भी झपिया पपिया नहीं करना चाहता है, वो दूसरी बात है। तो हिंदुस्तान का आजकल जो इमेज है वो ये है, कंसेंसस, सबके साथ काम करो। वो कहते हैं ना सर्वम सुखिनम भवतु, वो है। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू बी इन, कि लोग जानते हैं हम पे दबाव भी काम नहीं करेगा, पर हम किसी को जानबूझ के किसी को आक्रोश भी नहीं, किसी को भड़काएंगे भी नहीं। बस एक एक्सेप्शन है उसमें, पाकिस्तान। और पाकिस्तान आप बस छोड़ दो, पाकिस्तान के बारे में बात मत करो, बाकी हम सबके साथ सबके दोस्त हैं। एक और चीज़ है यहाँ पर, भारत और रूस के संबंध तो 70 साल पुराने हैं। यहाँ पे ये चीज़ भी एक तरह से आपको लगता है एक साफ हो गई है कि भारत अपना दोस्त कभी नहीं छोड़ेगा, और वहीं रूस की तरफ से भी ये साफ संदेश मिले हैं कि परिस्थितियां चाहे जो भी हो, ये एक पक्की दोस्ती है। दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका की बात करें, विशेष तौर से ट्रंप के दौरान, अभी जो ट्रंप का 2.0 ट्रंप आए हैं, आपको लगता है कि दोस्ती के मामले में अमेरिका की क्रेडिबिलिटी बिकॉज ऑफ ट्रंप बहुत कम हुई है? क्योंकि जो एक तरफ आसिम मुनीर के लिए को अपने पास बुलाते हैं, दूसरी तरफ भारत से भी बात करते हैं, फिर क्वाड की भी याद दिलाते हैं, एक क्या क्रेडिबिलिटी कम हुई है जो कभी भी रशिया की कम नहीं हुई है इस मामले में भारत के लिए? तो क्रेडिबिलिटी देखिए, एक्चुअली रशिया का एक बार कम हुआ था। अच्छा। हाँ, आपको अगर याद है कि जब हमने वो परमाणु हथियार चलाए थे 1998 में, हाँ ठीक है, अटल जी के टाइम पे। हाँ, तो रूस ने हमारा साथ नहीं दिया था उस टाइम फ्रांस में। उनके जो बाद में इधर दूत बने फ्रांस के रिशिए, उन्होंने ही उसको रुकवाया था। सो जनरल असेंबली में रूस ने उसके लिए वोट किया था, बाय द वे। और जो उनके जो विदेश मंत्री थे आंद्रे कोजिरेव, वो आजकल तो एकदम मीर जाफर निकले, वेस्ट में बैठ के रूस की निंदा कर रहे हैं। रूस के फॉर्मर विदेश मंत्री वेस्ट में बैठ के रूस की निंदा कर रहे हैं। वो विदेश मंत्री थे, वो काफ़ी हिंदुस्तान को नकारते थे और काफ़ी बुरी चीज़ बात करते थे। और जब याद होगा आपको, जब अमेरिकन ने उन पे प्रेशर डाला था वो क्रायोजेनिक इंजन डील पे, तब भी उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया था ना।
तो वो एक था, वो 10 साल बीच में बोरिस येल्सिन के नीचे, 10 साल तो नहीं बोलूँगा, बट तकरीबन 5 से 6 साल जब आंद्रे कोज़िरेव उनके विदेश मंत्री थे, जब काफ़ी हानि पहुंचा था हमारे संबंध को, और जब येवगेनी प्रेमकोव फिर आ गए, फिर चीज़ें फिर से ठीक होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये भी देखिए, ये आते रहते हैं जाते रहते हैं। आखिर रिश्तों में भी ना, शादी में भी यार, कौन सा ऐसा शादी है कि भाई किसी का मुंह ना फूले कभी हाँ है। एग्जैक्टली ऐसे किसी भी शादी देखा आपने जहाँ पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं हुआ है, पर रिश्ता बना रहता है। पर रिश्ता बना रहता है। वही बात है, क्योंकि आपने तो पोखरण की बात की ना, अटल जी के समय की बात की है, तो उसके ठीक 2-3 साल बाद 2001 में, मतलब 2000 में पुतिन राष्ट्रपति बन गए थे, 25 साल हो गए, वो भारत आए थे। एक तस्वीर और बहुत वायरल हो रही है, जिसमें पीछे खड़े हुए हैं, तब मुख्यमंत्री थे गुजरात के मोदी जी, और पुतिन और अटल जी की भेंट हो रही है, वो बैठे हुए हैं, और ये बताया जाता है कि उस समय से ही दोस्ती है। उन्होंने गुजरात में भी बताया था, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी काफ़ी जानकारी दी थी। क्या लगता है, ये वहाँ से मोदी जी ने समझ लिया था कि ये रिश्ता लंबा चलाना ही चलाना है? ये तो तस्वीर बहुत वायरल हो रही है क्योंकि हाँ, बट वो ना हमेशा, आई थिंक मोदी जी अगर आप देखेंगे, वो कभी भी वो नेशनल इंटरेस्ट को भूले नहीं है। क्या उन्होंने किया है, वो जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं किया है। उसका जो एग्जीक्यूशन बहुत अनप्रोफेशनल किस्म से होता था, उसको बहुत प्रोफेशनल कर दिया है। पॉलिसी चेंज नहीं हुआ है, मैनेजमेंट चेंज हुआ है। एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी जो सिक हुआ था, उसको फिर से नवरत्ना बना दिया गया है। ये बात सही है, और इसका असर जो है इंटरनेशनली भारत की तरक्की पर भी दिखाई देता है, और उसकी कूटनीति में भी दिखाई देता है। चलते चलते एक आखिरी बात, राहुल गांधी परेशान है ना, उनको मिलने नहीं दिया। पूरे उनके प्रवक्ता जिस तरह से ट्विटर पर ऐसे बौखलाए हुए हैं, भाषा की मर्यादा तो वो वैसे भी नहीं रखते हैं। आपको क्या लगता है, मिलवा देना चाहिए था क्या? देखिए, पिछली बार जब पुतिन उस खानदान में से किसी को मिले थे, वो दिसंबर 2014 में था। दिसंबर 2000 इलेक्शन से पहले? हाँ, नहीं, इलेक्शन के बाद था। इलेक्शन के बाद था, जब सोनिया गांधी जी विपक्ष की नेता बन गई थी। अच्छा, हाँ, तब मिले थे। उसके बाद पुतिन कभी भी पिछले 11 साल से कभी भी इस पूरे खानदान में से एक सदस्य को भी नहीं मिले हैं। अब 11 साल बाद अब रणदीप सुरजेवाला का एक 2018 का इंटरव्यू है, जहां वो बोलते हैं, देखिए हम रीच आउट करते हैं और हम ये मांगते हैं। इस बार आप बोल रहे हो कि भाई तुमको मांगना चाहिए था। क्यों? तुमने मांगा नहीं है। पिछले 11 साल से तुम इस बंदे से मिलना नहीं चाह रहे हो, सडनली तुम मिलना चाह रहे हो। और 2014 में 2000 याद रखिए, 2014 से वो क्यों पुतिन के साथ मिलना नहीं चाहते थे? क्योंकि 2014 में रूस पे सैंक्शंस लगा था क्राइमिया को एनेक्स करने के लिए, ठीक है ना। अब आप अपने पश्चिमी दोस्तों को आकाओं को खुश रखने के लिए आप पुतिन से उसके बाद नहीं मिले। सडनली आपको मिलना है और दिखाना है, भाई ऐसे तो होता नहीं है। दिस इज नंबर 1। पूछना तो उनको ही था, उन्होंने नहीं मांगा मीटिंग। जब उन्होंने मीटिंग मांगा है, वो मिल गया है। या जब लीडर ने बोला है कि मेरे को मिलना है, इसी साल जो मॉरिशस के राष्ट्रपति है रामगुलम जी, वो इनसे मिले थे। 2018 में मैक्रोन उनसे मिले थे और उनको इतना एम्बैरेसमेंट कर दिया कि भाई तुमने बोला हाँ चौकीदार चोर है। उसके बाद जब 2024 में आए थे, पिछले साल रिपब्लिक डे में, नहीं मिले। भाई तूने लास्ट टाइम मेरा इतना ये काम तमाम कर दिया, इस बार मैं तेरे से नहीं मिलूंगा। तो बहुत लीडर डरते हैं मुझसे मिलने से, क्योंकि बंदा बहुत बदतमीज है, लोगों को बख्शता नहीं है। जब पारिकर जी अस्पताल में बहुत बीमार थे, आके पता नहीं क्या क्या अनशंट बका बाहर आके, हाँ इन्होंने भी बोला चौकीदार चोर है। भाई ऐसे बदतमीजी की भी एक हद होती है, ये बहुत ज़्यादा बदतमीजी करता है लड़का, हमको क्या पता। और दूसरा,
ये है कि फॉर्मल इवेंट पे आप फॉर्मल ड्रेस पहन के जाओगे। ये टी बनियान कच्छा पहन के आना ना, ये चलता नहीं है। आपको क्या पता कि कल आके वो पुतिन के मीटिंग में बनियान पे फ्री यूक्रेन करके अगर स्लोगन लगा के आया होता तो इंटेंशंस का भी बिल्कुल। हाँ, तीसरी बात यह है कि भाई तुम्हारे को कितने नेशनल इवेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल इवेंट्स में विपक्ष के नेता का दर्जा दे के बुलाया गया है, तुम सबको बॉयकॉट कर रहे हो। बॉयकॉट करने के बाद भी तुमको हर चीज़ में इनविटेशन देना चाहिए। ये क्या बात है? वो 26 जनवरी 15 अगस्त में नहीं पहुंचते हैं, किसी चीज पर भी नहीं पहुंचते, तो काय का इनविटेशन भाई तेरे को, है ना? तो ये भी बात है। तो क्यों उनको इनविटेशन दिया जाए? नाम के वास्ते भी काय का दिया जाए? देखिए, जो respect can't be demanded, respect is given, it is earned. अगर आपने कमाया नहीं है, जोकर की तरह बनते फिरते हो, और देखिए ये जब विदेश जाते हैं, ऑक्सफोर्ड में वो ये था, और वो ऑक्सफोर्ड में पता नहीं 20 बैचलर स्टूडेंट छोरों के सामने वो स्पीच दिए, पूरा सूट बूट पहन के गया। पूरा। पर तुम्हारी संसद का भी इतना तुम कदर नहीं करते हो जितना तुम वो 20 छिचोरों का, गोरे छिचोरों का करते हो कि तुम कच्छा बनियान पहन के जाते हो संसद में, ठीक है ना? तो जब आप खुद को सीरियसली नहीं लेते हो, यू डोंट अर्न एनी रिस्पेक्ट। रेणुका जी की तरह भौ भौ करके रिस्पेक्ट, मेरे को रिस्पेक्ट दो भौ, मेरे को रिस्पेक्ट दो भौ। हु इज गोइंग टू गिव यू रिस्पेक्ट बॉस? ही इज अ जोक। लेट्स बी क्लियर। ये देखिए, जब कोई स्टार वॉर्स देखता है ना, आपने स्टार वॉर्स पिक्चर देखा है? हाँ, उसमें सबसे ज्यादा जो आइकॉनिक फिगर है वो हीरो का नहीं है, वो विलन का है, वो डार्थ वेडर का है, ठीक है ना? वो काला सा वो मास्क पहन के जो ये लेते हैं। जब मिस्टर इंडिया कोई भी अनिल कपूर को याद नहीं रखता है, श्रीदेवी को याद नहीं रखता है, सब मोगैम्बो खुश हुआ, और वो जो अंगूठी करके वो खट 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 करना, वो याद रखते हैं। मोगैम्बो से डरना, डार्थ वेडर से डरना एक अच्छी बात है, पर भाई वो जो उस पिक्चर में अनफॉर्चुनेटली राहुल गांधी ना ही तो मिस्टर इंडिया है, ना ही तो मोगैम्बो है, वो कैलेंडर है ना उसमें है, वो जो घर में वो सफाई खाना पकाता है, कैलेंडर बन गया है। ये स्टार वॉर्स में देखेंगे तो वो क्या वो ये च्यूबक्का है, वो जो बड़ा सा भालू की तरह। भाई च्यूबक्का और कैलेंडर को कमल बस इशू बनाना था कांग्रेस को, इसलिए उन्होंने इसको इशू बना दिया। और देखिए, भाषा की मर्यादा भी नहीं है। दूसरा, जो आपने बात कही है उसको ऑथेंटिकेट ओबामा की बुक में जो उनके बारे में लिखा गया है वो अपने आप में कर देता है कि जब आप किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं तो आप अपना क्या इम्प्रेशन उनके ऊपर छोड़ते हैं। और अभी तक देखा जाए तो इतने सालों में कोई ऐसा बदलाव नज़र तो नहीं आ रहा है जिस तरह के मीम्स और उनके भाषण दिखाई देते हैं। आप देखिए, इस बार कोलंबिया गए थे, बिहार के इलेक्शन के बीच में कोलंबिया चले जाते हैं। जितना दूर आप भाग सकते हैं, लिटरली ग्लोब के दूसरे कोने पे है, उधर आप चले जाते हैं और ईवी के बारे में बात करते हैं। और इधर लोग ईवी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। कोलंबिया में ईवी और एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है। उनके सामने अगर आप एक बुद्धू का दर्जा कमा रहे हैं, वो आप देख रहे थे, ऑडियंस में हंस रहे थे उसके, बोल रहे थे भाई गाड़ी इतना, इंजन और गाड़ी और आप बोल रहे हैं कि भाई गाड़ी में एक जा सकते हैं, बाइक में दो जा सकते हैं, कैसे? गाड़ी में तो 5 लोग बैठ सकते हैं। वो वेट किस लिए है? वो प्रोटेक्शन के लिए है। वो एयरबैग शेयरबैग करके, अगर आप गाड़ी में, ये उन्होंने बोला था, अगर आप गाड़ी में क्रैश करेंगे, इंजन आपको मार देगा। पर अगर बाइक में क्रैश करेंगे, इंजन आपको, भाई यहाँ तुम बाइक में अगर क्रैश होगे 100% मरोगे, गाड़ी में क्रैश करोगे अगर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, नहीं मरोगे, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ कोर्स, राइट? पर वही स्पीड जो 5 स्टार गाड़ी आपको मरने नहीं देगा, वो बाइक जरूर उसी स्पीड पे आपको मरवाएगा, ठीक है? वो लोग हंस रहे थे यार, ऑडियंस में वो देख रहे थे कि भाई ये बंदा क्या है।
एंड व्हाट यू डू, फिर उनकी बेइज्जती इंग्लैंड में भी हुई थी, आपने देखा था कि वो इंटरव्यूअर बोल रहा था द इंडी अलायंस, इंडी अलायंस। हाँ, वो बता नहीं पाए वो इंडिया में फिर ए क्या है, ए क्या है, इंक्लूसिव नेशनल समथिंग समथिंग अलायंस, अलायंस 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 2 बार। ओ हाँ ओके करके, भाई हो क्या तुम? कुछ नहीं, वो ग्लोबली एक्सपोज्ड हो जाते हैं, कार्टून बन के बैठे हुए हो। यू नो पुतिन, इफ यू नोटिस ही डजंट, वो ये हंसी मजाक ज्यादा नहीं करते हैं, बहुत सीरियस टाइप के हैं। ये उस टाइप का बंदा है जो आके अगर यू नो, देखिए अगर आप मोदी जी से मिल रहे हैं, आप जब मोदी से मिलने जाएंगे, आप क्या, मैं भी बहुत सारे पोशाक पहन के नाचता हूँ, मैं क्या कुर्ता पजामा फॉर्मल पहन के जाऊंगा या जो भी हाँ पोशाक पहन के जाऊंगा, स्कर्ट बूट लिपस्टिक, जो मैं पागलिका का जो इमिटेशन करता हूँ, मैं, मेरा बहुत फेमस कैरेक्टर है ट्विटर पे, पागलिका बेहोश। एक सदस्य, सांसद की सदस्या हैं, उन पे एक कैरिकेचर है, नाम नहीं लूँगा, पर वो पागलिका बेहोश का जो कैरेक्टर है, अगर मैं प्रधानमंत्री से लिपस्टिक पहन के, साड़ी पहन के, ये क्या विग को क्या कहते हैं हिंदी में, विग ही बोलते, हाँ विग पहन के चला गया, आर यू मैड? एग्जैक्टली। और यही बात है कि अब कांग्रेस चाहे कितना भी हंगामा मचाए, देश के लोग भी शायद, जो मैं ट्विटर पे जो देख रही हूँ या सोशल मीडिया पे, जो कांग्रेस के समर्थक नहीं, वो कह रहे हैं अच्छा ही हुआ, क्योंकि जो ग्लोबली उन्होंने नाम कमाया, अभिजीत अभी बता ही चुके हैं कि कितना नाम कमा रहे हैं, तो कम से कम घर आए मेहमान के सामने तो अपनी इज्जत खुद ही बचा लेनी चाहिए फाइनली। लेकिन ये रहा कि ये जो भारत और रूस के बीच में पुतिन और मोदी की जो मुलाकात रही है, इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये तो बता दिया कि भारत वही करेगा जो वो चाहता है, वेस्ट के इशारे पे चलने वाला ये भारत नहीं है, जो दोस्त है उसके साथ दोस्ती निभाएगा, जहाँ पर व्यापार करना है वहाँ व्यापार करेगा, और जहाँ रिश्ते निभाने वहाँ रिश्ते निभाएगा, लेकिन दोस्ती अपनी कभी भी रशिया से नहीं तोड़ेगा। ये चीज़ जो है गेस्चर से, 3 बार की मुलाकातों से साफ हो चुका है। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका तक भी ये संदेश चला गया, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, चीन को भी ये पता चल गया कि जिसको आप अपना सगा भाई समझ रहे हैं, वो सिर्फ आपका नहीं है बल्कि हमारा भी दोस्त है। तो कुल मिला के कई ऐसे संदेश गए हैं, ये इशारों का एक दौरा बोल सकते हैं, जिसमें कई इशारे कई देशों को ग्लोबली दे दिए गए हैं, और इन सारे इशारों से जो एक बात साफ निकल के आती है वो ये है कि भारत एक मजबूत स्थिति में है, एक आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी या ग्लोबली भी अब भारत को नोटिस किया जाने लगा है, और ये भी माना जाने लगा है कि भारत को आप अपने इशारों पर नहीं चला सकते, जो भारत इशारे दे रहा है उसे आप लोग समझ लें तो बेहतर रहेगा। अभिजीत जी, आपने चर्चा की, समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति जी, आप तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलना ही भूल गई। क्या? कि इस सब इशारों में सब समझ गए, बस राहुल गांधी कोई भी इशारा नहीं समझ पाए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो और ये चर्चा पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।